हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं हिंदी का, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर आपका विषय कोड जो है मेरे बच्चे आपका 101 रहने वाला है। आपका विषय जो है हिंदी का रहने वाला है। मेरे बच्चे, अब सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए, वैसे मैं आप सारे बच्चों को जो है खंड अ का आंसर की बता दिया हूँ, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। फिर बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कवर कर लीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है सब्जेक्टिव में। चलिए देख लीजिए आप लोग, खंड ब प्यारे बच्चे, तो निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक का है। चलिए, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है मेरे बच्चे, आपको जो है ना नीचे में क्वेश्चन दिया गया है, उसी को पढ़ के सिर्फ यहाँ पे आंसर दे देना है। तो मैं उसको भी सॉल्व कर दूँ, सिर्फ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए भारत की राजभाषा कौन है, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा। तो आपका बस इतना ही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं आप सारे बच्चों को सॉल्व करके दे दिया हूँ नीचे में, तो मैं आप लोगों को आंसर की भी बताऊँगा इसका, ठीक है। चलिए, आपको एक ही बनाना था, आपको क बनाना है तो ख नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या बोला है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे गद्यांश आपका 2 दिया है, तो इसमें से आपको एक ही गद्यांश को बनाना है, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, चलते हैं हम लोग नीचे की ओर। फटाफट से यहाँ पे देख लीजिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखने बोल रहा है आपको, ठीक है। किसी एक में, तो 9 वर्ष में लिखिए, या फिर मेरी प्रिय पुस्तक पर लिखिए, या फिर वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन पर लिखिए, या फिर आप लोग जो है ना आपका देशाटन के लाभ पर लिखिए, देशाटन के लाभ के ऊपर लिखिए, या फिर दुर्गा पूजा के ऊपर लिखिए, ठीक है। अब वो किसी एक में ही लिखना है। उसके बाद चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, मासिक परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। यानी आपको एक पत्र लिखना है, या फिर अथवा में बढ़ती हुई महंगाई पर 2 छात्रों के बीच संवाद को लिखना है, ठीक है। आप लोग किसी एक में लिखना है इसमें से। चलिए, अब उसके बाद देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका है, लोकगीत किसे कहते हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, बिहार में शासकीय संगीत के कितने और कौन-कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा देखिए, भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, उसकी स्थापना किसने की थी। उसके बाद चौथा देख लीजिए, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है। पांचवा देख लीजिए, समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है। यानी सारा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चे आप लोग। उसके बाद जो ना मैं आप सारे बच्चों को मैं आंसर की बताऊंगा, नीचे में मैं सारा सॉल्व करके रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखें। क में आपका है, निबंध लेखन में कल्पना का एक क्या महत्व है, या फिर आप लोग ख में लिखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का संप्रसंग व्याख्या करें। हम जानते थे, यानी इसमें से आपको जो ना किसी एक में बनाना है, या तो क बनाइए या फिर ख बनाइए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आंसर की ओर, फटाफट से आप लोग देख लीजिए। चलिए, आपका जो बच्चे खंड ब का आपका जो ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आप लोग देखिए, पहले गद्यांश का मैं आंसर की बताया हूँ। तो एक का क का जो गद्यांश का पहला क्वेश्चन था, तो भारत की राजभाषा कौन है, तो इसका आंसर देख लीजिए, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। बस आपका आंसर दिया गया, आपको बस उसी को बनाना था, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे बच्चे, भारत में हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए, गद्यांश का क्वेश्चन है आपका। ये मैं पहला गद्यांश का सॉल्व कर रहा हूँ मेरे बच्चे, उसके बाद जो है मैं आप सारों को फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तीसरा का आंसर देख लीजिए। एक का तीसरा जो आपका बोला गया है, हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, तो भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली बोली और समझी जाती है। उसके बाद चलते हैं फिर बच्चे, आपका जो है चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है, तो इसका आंसर देख लीजिए। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले
लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग 5 नंबर जो गद्यांश पूछा था प्यारे बच्चे, इस गद्यांश का उचित शीर्षक दें। तो हिंदी विश्व में तीसरी तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद दूसरा जो गद्यांश पूछा था, तो उसका आंसर देख लीजिए फटाफट से। दूसरा गद्यांश का आंसर, चलिए दूसरा में बोला था आपको, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के कौसानी में हुआ था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले? तो इसका आंसर देख लीजिए, शैशवावस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पले पंत की काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नैसर्गिक नैसर्गिक सुषमा के बीच खुले। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। उसके बाद तीसरा का देख लीजिए चलो फटाफट से। तीसरा का, सुमित्रा नंदन पंत किस युग के साहित्यकार हैं? तो इसका आंसर देखिए, सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। छायावादी युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रा नंदन पंत का युग भी कहा जाता है। ये आपका हो गया तीसरा का, दूसरा का तीसरा हो गया, ठीक है। चौथा देखिए, किसका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में से सबसे बेहतरीन था? तो इसका आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे दिया है। तो सुमित्रा नंदन पंत ऐसे साहित्यकारों से में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन काव्यों में से सबसे बेहतरीन था। उसके बाद पांचवा गद्यांश देख लीजिए, साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में क्या कहा है? तो साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहा है कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसी वैसा वेशभूमा वेशभूषा में रहकर प्रकृति केंद्रित साहित्य लिखते थे। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। दुर्गा पूजा में एक निबंध लिखने बोला था आपको, तो दुर्गा पूजा में आप लोग निबंध देख लीजिए। चलिए आंसर देखिए, नवरात्रि जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत का सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्वों में से एक है। हालांकि यह पूरे देश में अपनाया जाता है, लेकिन बंगालियों में इसके प्रति एक अनोखा लगाव है। इस 10 दिवसीय उत्सव में माँ देवी दुर्गा का सम्मान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे में। पूजा की शुरुआत होती है महालया से। इस दिन देवी को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रार्थना की जाती है। महाषष्ठी या पूजा के छठे दिन देवी दुर्गा की अद्भुत अद्भुत नक्काशीदार मूर्तियों का पंडालों में अनावरण किया जाता है। दुर्गा देवी की शक्ति और सुंदरता का प्रतिनिधित्व करने वाली ये मूर्तियाँ कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत मिश्रण है। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बाधाओं को दूर करते हुए सभी व्यवसायों और स्थितियों के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। सड़कों को चमगादड़ रोशनी से सजाया गया है। साथ ही हर जगह सांस्कृतिक प्रदर्शन भी होते हैं। पारंपरिक संगीत, नृत्य और नाटक उत्सव का माहौल सभी को भाव विभोर कर देती है। अंतिम दिन, जिसे विजयादशमी या फिर दशमी के नाम से जाना जाता है, मूर्तियों को नदियों और झीलों में विसर्जित किया जाता है। ये संस्कार देवी की स्वर्ग में अपने निवास स्थान पर वापसी का प्रतीक है। यह एक भावनात्मक समय है जिसमें देवी माँ के प्यार की खुशी भी है। जाने और दुख भी, दुर्गा पूजा एक धार्मिक उत्सव से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक अवसर है जो सद्भाव, खुशी और इस विश्वास को बढ़ावा देता है। यह अंततः बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। चौथा का देख लीजिए, बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखें। तो आंसर देखिए, बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद इस तरह हो सकता है। चलिए, छात्र क्या बोला, अरे क्या हाल चाल है? तो दूसरा देखिए जवाब दे रहा है, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल सही ये कह रहे हो। उसके बाद देखो, और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें ही नहीं, स्कूल की फीस और बिजली के बिल भी बढ़ गए हैं। फिर बोल रहा है आपका, सही कह रहे हो। तो सैलरी बढ़ती नहीं है, लेकिन महंगाई की वजह से रोजगारी का मानसिक दबाव बढ़ रहा है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि सही कह रहे हो, यह मानसिक दबाव काफ़ी समस्या पैदा कर रहा है। तो उसका जवाब दे रहा है, सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है फिर हाँ, हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र, हमें संगठित होकर मिलकर एकजुट होना चाहिए। उसके बाद देखिए पाँचवा का आंसर देखिए, लोकगीत किसे कहते हैं? तो आम लोगों द्वारा रचे गए वे गीत होते हैं जिन्हें पूरा लोक समाज अपनाता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपका है,
बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन-कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे हैं? तो इसका आंसर देखिए, बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद, ठुमरी, दादरा, काजरी, चैती, धमार जैसे रूप में विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। बिहार में पखाव, वज़ और सरोद वादन की भी परंपरा रही है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, बिहार के में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन-कौन से रूप? अच्छा, ये तो हो गया ना। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा, तीसरा हो गया, 5वां देखिए, समुद्र शीर्षक कविता के अनुसार मनुष्य और समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? तो समुद्र की प्रकृति अपनी समस्या संपदाओं को लुटाने की है, वह मनुष्य की प्रकृति हमेशा समुद्र से कुछ लेते रहने की है। उसके बाद देखिए छठा का, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहता है? तो मानवता के अत्याचारों और दुखों को देखकर उन्हें लगता है कि ईश्वर को मानव समाज की क्रूरता और न्यायहीनता का अनुभव हो रहा है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, 5 का, ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? तो ग्राम गीतों के मेरुदंड दरिद्रता के भाव को संपत्ति और शालीनता बताते हुए वर्णन करता है। इस तरह के वर्णन का कला गीत में कोई महत्व नहीं है। उसके बाद 6 का का आंसर देख लीजिए, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है? तो किसी भी चीज़ को सुंदर और सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना का बहुत महत्व होता है। कल्पना के द्वारा किसी विषय के विभिन्न पक्षों को जानकर उसे अपने अपने रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे हर कोई चाव से पढ़ सकता है। इसीलिए निबंध लेखन में कल्पना का बड़ा महत्व है। तो बच्चों, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना और सब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की बता दिया हूँ। तो अब सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9 का फाइनल एग्जाम 2025 में देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चे 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो आप लोग प्यारे बच्चे फटाफट से अभी जो है ना, जो आपका ऑफर चल रहा है, तो आप लोग फटाफट से कोर्स को परचेज कर लीजिए। आप लोग को ओनली फॉर अभी जो है ना 199 में ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लस गेस क्वेश्चन का भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से आप लोग जो है मेरे बच्चे पेमेंट कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से, ठीक है। और आप लोग को अभी 499 वाला कोर्स आपको 199 में मिल जाएगा पूरा साल के लिए, ठीक है। आपको जितने भी स्टूडेंट 2026 में एग्जाम देने वाले यानी क्लास 9 से 10th में जाने वाले उन सारे स्टूडेंट के लिए ऑफर है। तो अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। देख के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।